हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा अपने ऑनगोइंग चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं अपने अकाउंटेंसी का, उसमें कुछ तो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था और कुछ टॉपिक आज डिस्कस करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस करके आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में चैप्टर था। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने बताया था बेटा रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, जो कि बेटा टोटली 11 के आसपास आपके प्रिंसिपल हैं। तो जिसमें बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया था अपनी लास्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखी वो देख लेना पहले, तो ये वाली अपने आप समझ आएगी। तो कॉन्सेप्ट जिसमें बेटा हमने अजम्पशंस की बात करी थी, जिसमें हमने गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, तो ये तीनों ही बेटा डिस्कस कर लिए थे हमने ऑलरेडी। तो ये डिस्कस्ड है हमारे लास्ट वीडियो में। उसके बाद अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस वाला जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है बेटा कन्वेंशन से, दैट इज अ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसी को बेटा हम अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट होता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब कि बेटा इस लाइन का अगर मैं आपको मतलब समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस एक अलग है किससे, अपने ओनर से। मतलब दोनों एक ही नहीं है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है और जो ओनर है हमारा एक अलग एंटिटी है। मतलब ओनर अलग, बिजनेस अलग। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बता रखा है बेटा, देखिए बिजनेस मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे ओनर बना रखा है, दोनों ही सेपरेट हैं। अब जो ओनर है ये बिजनेस को क्या देता है बेटा, कैपिटल देता है। ओनर है ये बिजनेस को क्या देता है, कैपिटल देता है। से 20,000 बेटा कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो हमने सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा था ना इंटरनल लायबिलिटी, तो इसीलिए बेटा बिजनेस इसको क्या मानता है, इंटरनल लायबिलिटी मानता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये दोनों ही सेपरेट हैं। तो जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, कैपिटल। तो कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। अगर बेटा सिंपल होता, जैसे मेरे पास मेरे 10 रुपये हैं तो मेरी लायबिलिटी थोड़ी ना है बेटा वो, लेकिन अगर मेरे 10 रुपये आपके पास हैं तो आपकी वो लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए बेटा जो बिजनेस है वो क्या मानता है, अपने आप को अलग मानता है ओनर से। तो यही प्रिंसिपल बेटा वहाँ पे वर्क करता है। तो इस प्रिंसिपल का मतलब यही है कि बिजनेस अलग है अपने ओनर से, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं और बहुत ही आसान है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, इन टर्म ऑफ मनी। इन टर्म ऑफ मनी में आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द अकाउंट, उसको हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने 10,000 के गुड्स परचेज कर लिए तो मनी की टर्म में है, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा कोई मैनेजर कंपनी छोड़ के चला जाता है बेटा, मनी के टर्म में नहीं है, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। हमारा जो एम्प्लॉय है उसने क्या कर दी बेटा, स्ट्राइक कर दी, तो मनी के टर्म में नहीं है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ये बताता है कि बेटा जो भी चीज़ें मनी की टर्म में होती हैं उनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मनी के टर्म में नहीं होती हैं वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो थर्ड देखिए बेटा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को पहले समझिए ध्यान से। है क्या बेटा, मान लीजिए कोई बिजनेस आप आज स्टार्ट कर रहे हो, वो मान लीजिए अगले 10 साल तक चलेगा। अभी तक स्टार्ट हुआ और एंड कब हो रहा है, आफ्टर द 30 ईयर। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मतलब क्या पता 30 साल के बाद भी चलता रहे। तो अब ये क्या होगा कि ये बिजनेस की लाइफ है, जो 30 साल होगी ना बिजनेस की, क्या होगी बेटा, लाइफ होगी। 30 ईयर इज द लाइफ ऑफ द बिजनेस। तो एंड में तो बेटा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको क्या कौन देखता है, क्योंकि बिजनेस जब बंद हो जाता है तो ना हमें प्रॉफिट से मतलब होता है ना ही हमें लॉस से मतलब होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज अ जर्नली इन अ 1 ईयर। जनरली हम क्या करते हैं, 1 ईयर में डिवाइडेड कर देते हैं बिजनेस की लाइफ को। तो आफ्टर 1 ईयर हम क्या बनाते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बेटा, डिसीजन लेते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि उस अगर लॉस हुआ है तो उससे ओवरकम कैसे करना है, प्रॉफिट हुआ है तो उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, मतलब और ज़्यादा प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें।
तो बिजनेस की लाइफ को हम क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जनरली इन 1 ईयर। तो उस 1 ईयर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइजेज का मतलब बेटा बिजनेस ही होता है यहाँ पे। इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल में डिवाइडेड होती है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, नोन एज द अकाउंट पीरियड। एट द एंड ऑफ विच, मतलब किसके इंटरवल के एंड पे हम क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट। तो बेटा हम ये चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी बेटा, हमारी थर्ड प्रिंसिपल की। अब हम बात करेंगे फोर्थ वाले प्रिंसिपल की बेटा, जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोज का मतलब समझते हो ना, कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता देना, उसका मतलब होता है डिस्क्लोज करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना। उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि हमने इस चीज़ को बता दिया है, डिस्क्लोज कर दिया है। तो पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद बेटा एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। ऑल द सिग्निफिकेंट, मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे सिग्निफिकेंट का मतलब जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, शुड बी फुली डिस्क्लोज। उसको बेटा हमें फुली डिस्क्लोज कर देना चाहिए। कहाँ पे, इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा उसे हमें क्या कर देना चाहिए, फुली डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल का मतलब है, अगर इन शॉर्ट आपको बताऊं तो जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जानने लायक है, उसको बता देना चाहिए। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने प्रोडक्शन मेथड कौन सा यूज किया है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कौन सी यूज की, वो नहीं, वो तो बेटा आपके बिजनेस का है। मतलब जो जानने लायक है थर्ड पार्टी की, वो आपको इसमें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो आपको बेटा कंटीजेंसी लायबिलिटी का मीनिंग अभी समझाऊंगा मैं आपको। इज सोन एज द फुट नोट जो बेटा बैलेंस शीट बनती है ना, उसके लास्ट में, मतलब इसको टोटल वगैरह नहीं करते हैं, बस इंफॉर्मेशन के लिए लिख देते हैं टू द बैलेंस शीट। तो कंटीजेंसी लायबिलिटी क्या होती है बेटा, एंटीसिपेटेड लॉस होता है। एंटीसिपेटेड लॉस का मतलब जो हमारा फ्यूचर में लॉस हो सकता है, फ्यूचर लॉसेस, उसको हम एंटीसिपेटेड लॉस बोलते हैं। मींस देखिए कंटीजेंसी लायबिलिटी फिर से मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू। तो मैंने पहले बताया आपको एंटीसिपेटेड लॉस। मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपका कोर्ट केस चल रहा है आपके बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो देर इज अ टू पॉसिबिलिटी। एक तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इस कोर्ट केस को जीत सकते हो, दूसरा इस कोर्ट केस को आप क्या कर सकते हो, लूज कर सकते हो, हार सकते हो। अगर आप हार जाओगे तो आपके लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। लेकिन जीत जाते हो तो आपके लिए बेटा आपके फेवरेबल चीज़ें हो जाएंगी। तो हम क्या मान के चलते हैं अपने अकाउंटिंग में, लॉस को तो लॉस मान लेते हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं मानते हैं बिजनेस में। तो बेटा इसलिए हम क्या कर देते हैं कि अगर कुछ भी चीज़ें चल रही हैं तो उसको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको एक कंटीजेंसी लायबिलिटी के बारे में बताया कि कोर्ट केस चल रहा है, तो कंटीजेंसी लायबिलिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हो, दे मे बी अकर, मे नॉट बी अकर। अकर भी हो सकती है और अकर नहीं हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखिए कोर्ट केस चल रहा है तो लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ना भी हो, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो भी जाए। तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो बेटा आज की क्लास में हम 4 ही प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। अगली क्लासेस में और जितने भी प्रिंसिपल आपके बचते हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।